हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट, आज के सेशन में आपको कंप्लीट इस वीडियो को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हम लोग एक चैप्टर जिसका नाम है लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन के सारे पॉसिबल क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर करने जा रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। मतलब एक वीडियो और उस वीडियो में कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन, और रिवीजन के साथ ही हमें यह पता चल जाए अगर कि इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे बनेंगे तो फिर कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए क्विक रिवीजन या हमारे बोर्ड एग्जाम्स में हमारे मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। राइट, तो आज का सेशन इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक आपको देखना है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि वन बाय वन चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप? ये तो कभी मैंने बुक में सुना नहीं, देखा नहीं, ना किसी टीचर ने डिस्कस किया। एक्चुअली क्यों मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट ईयर जब टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन हुए थे तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, केस बेस्ड क्वेश्चन था, और उसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं था। जरा देखिए क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, छोटा सा बनाने की कोशिश करेंगे। आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज तो पढ़ा ही होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज कैसे पढ़ा है? कॉम्बिनेशन ऑफ पावर के साथ, कि अगर दो लेंस को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर क्या होगी। इसी तरह सपोज मैंने एक छोटे अपर्चर के कॉन्वेक्स लेंस को और एक बड़े अपर्चर के कॉन्वेक्स लेंस को कुछ इस तरह से रखा हुआ है कि दोनों की प्रिंसिपल एक्सिस एक दूसरे को क्या कर रही है? मीट कर रही है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया बात। जो बड़े अपर्चर का हमारे पास आई लेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं आई लेंस। जो लेंस है इसको बोलते हैं आई लेंस। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर्स में, पैथोलॉजी में बहुत जूम करके देखते हैं किसी भी माइक्रोब से छोटे छोटे चीजों को, तो वो ये लेंस होता है आई लेंस। उसके बाद एक छोटा सा और लेंस लगा होता है जो कि वो भी एक क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो इसको मैं नाम रख देता हूं L1 और इसका नाम रख देता हूं L2। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, 12th में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, बस जानकारी के लिए। यहां पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक है, कोई यहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस है, मैं कहता हूं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर। मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये फोकस है इसके बीच में। तो आपने पता है कि जो इसका इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा? सेम साइड बनेगा। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे कि इसका हाईली इनलार्ज इमेज यहां पर कुछ बने। ठीक है, जरा देखिए, यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को लिया, ऑब्जेक्ट प्लेस किया, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ओके, कहां से होके निकलेगी? फोकस से होके निकल जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। दूसरी रे क्या करते हैं हम लोग? दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से ये भी कुछ इस तरह से होके निकल जाएगी। जहां पर कट करेगा वहां पर ही इमेज इसका फॉर्म होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसकी इमेज कुछ ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा सा और करेक्ट करता हूं, परफेक्ट करता हूं, तो कुछ इस तरह से यहां पर कट करेंगे। ठीक है, और ये दोनों रेज जाकर के इस आई लेंस में क्या करेंगी? मीट होंगी। ये जहां से मीट होंगी तो वो रे क्या होगी? कुछ इस तरह से यहां पे जाकर के कुछ इस तरह से आंखों के पास तक आपको इमेज का फॉर्मेशन दिखाएगी। ये है मान लो आंख। ठीक, अब ये जो ऑब्जेक्ट बना, अगर मैं इस रेस को क्या करता हूं, थोड़ा इमेजिनरी एंड तक ले जाता हूं, तो जहां पर ये रेस कट करेंगे, जहां पर ये रेस क्या करेंगे? कट करेंगी, कुछ यहां पर एक बड़ी सी इमेज। ठीक है, अभी रफली डायग्राम मैं आपको बना रहा हूं केवल समझाने के लिए। एक बड़ी सी इमेज, मान लीजिए ए और बी है, तो यहां पर बनेगा हमारे पास ए एंड बी इन्वर्टेड इमेज बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या आया था? उसमें क्वेश्चन आया था कि ये बताइए जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में L1 और L2 है उनका नेचर कैसा है? नेचर मतलब कैसा लेंस लगा हुआ है? तो लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आया था कि ये बताइए L1 और L2 को अगर कंपेयर किया जाए तो कौन से लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी? तो बड़ी सिंपल सी बात है, जिसका अपर्चर छोटा उसका फोकल लेंथ ज्यादा, मतलब ज्यादा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी की बात हो रही ना। और जिसका फोकल लेंथ, जिसका अपर्चर बड़ा उसकी फोकल लेंथ ज्यादा, मतलब वो देर से कन्वर्ज करेगा, डाइवर्जिंग की तो बात ही नहीं। ठीक है, फिर कहता है कि जो इमेज का नेचर था, थर्ड क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन में, कि अगर L1 और L2 से हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो इमेज का नेचर कैसा होगा? तो ये होता है हाईली इनलार्ज, बहुत बड़े साइज में बनता है। ओके, और जो पहले L1 का इमेज होता है वो L2 के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करता है। चौथा क्वेश्चन था कि अगर हम लोग L2 से इस इमेज को देखते हैं जो कि हाईली इनलार्ज बनती है, रियल इमेज,
तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन होता है? तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कवर करता है इमेज ऑफ द L1, मतलब AB की इमेज जो बनेगी ना, ये इसके लिए किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एक टर्म 1 में क्वेश्चन आया था, तो मैंने सोचा कि आपको कराते हुए चलो। देखो कितनी लाजवाब चीज है, मे भी आपने आज तक इसको कहीं नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर एग्जाम में पहले पूछा गया है तो आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, कोई मैग्निफिकेशन नहीं पूछ रहा, सिर्फ इतना पूछ रहा है कि नेचर क्या है, इमेज कैसी बनेगी, ओके, किसका फोकस ज्यादा, किसका फोकस कम, तो ये तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मली, वो मैंने आपको बताया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और जब इस चैप्टर से हमें पढ़ना है कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, तो इसी कंटिन्यूटी के साथ एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है, मान लो एक प्लेन मिरर है, ये क्या है? प्लेन मिरर। ठीक है, ये लगा है प्लेन मिरर जिसका नाम है L&M, और इससे 10 मीटर्स की डिस्टेंस पे आप खड़े हुए हैं। कौन खड़ा हुआ है? ये आप खड़े हैं। कितने की डिस्टेंस है? 10 मीटर की डिस्टेंस है, 10 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो इमेज को 5 मीटर में बनने के लिए, मान लो इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ इमेज बन रही होगी, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज को 5 मीटर्स में बनने के लिए इस ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस और चलनी पड़ेगी, और किधर चलनी पड़ेगी? अवे फ्रॉम द मिरर और नियर, मतलब नियर फ्रॉम द मिरर, मिरर की तरफ, टुवर्ड्स द मिरर, या तो उससे दूर। तो अब इसके लिए बताओ, केवल थिंकिंग कैपेसिटी, थिंकिंग एबिलिटी पे क्वेश्चन डिपेंड करता है, और कुछ नहीं है इसमें, अगर आपने कंसेप्ट सारे क्लियर किए हुए हैं। तो पहला कंसेप्ट इसमें क्लियर क्या होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, मान लो इसकी h हाइट है, क्योंकि इससे हाइट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाफ हाइट चाहिए या इक्वल हाइट चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए इसमें हाफ वाफ कुछ नहीं होता, जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही हाइट इमेज की होगी, प्लेन मिरर का पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कहता है हमें इमेज चाहिए, मतलब हमने ऐसा माना कि जो प्लेन मिरर है इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में कहीं पर इसकी इमेज बन रही होगी, है ना? बन रही होगी, नहीं बन रही होगी? बहुत बढ़िया बात है। और कितने मीटर बन रही होगी दूर? 10 मीटर दूर बन रही होगी, 10 मीटर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 पर रखी है प्लेन मिरर। ठीक है, अब कहता है कि इमेज को 5 मीटर में बनाने के लिए इसको कितना और चलना पड़ेगा। तो ध्यान रखो, किससे? इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 5 करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अगर मुझे 5 करनी है, तो ये बताओ कि मैं इसको और कितना चला दूं कि इसकी जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाए? 2.5। मान लो इसको मैं शिफ्ट करता हूं उस व्यक्ति को 5 मीटर पे, कितने मीटर पे? 5 मीटर पे। ये मैंने इस व्यक्ति को शिफ्ट किया, 5 मीटर पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 मीटर। तो इमेज भी कितने में बनेगी? इमेज भी बन रही होगी 5 मीटर में। इमेज भी कितने बनेगी? विजुअलाइजेशन देखिए, आप देख रहे हैं आर्ट, वो भी बनेगी 5 मीटर में। अभी भी ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। और हमें करनी कितनी है? हमें करनी है कितना? 5। तो 5 का मतलब ये हो गया कि इसको मैं 2.5 और बढ़ा दूं। ठीक है, जैसे मैं इसको 2.5 बढ़ाऊंगा तो ये भी 2.5 आगे शिफ्ट होगी। 2.5 5 मीटर्स की डिस्टेंस आ जाएगी। मतलब मैंने इसको शिफ्ट किया, 2.5 शिफ्ट किया, ओके, इसको मैंने 2.5 जैसे इसको शिफ्ट किया तो इमेज अपने आप कहां बनने लगी? 2.5 में। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 मीटर हो गई। केवल थिंकिंग एबिलिटी, कोई बाकी नाटक नहीं है इसमें। तो कितना में चला? सोचो, 10 डिस्टेंस में था और 2.5 मैंने और लेस किया तो कितना चला? 5 ये मैंने कम किया अपने आप को, 5 ये कम किया, 2.5 ये कम किया। ये 2.5 ही तो है, 2.5 ये डिस्टेंस और ये है 5। तो टोटल मुझे कितना शिफ्ट होना पड़ा? मुझे शिफ्ट होना पड़ा 5 प्लस 2.5 कितना? 7.5। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो ये हो जाएगा 7.5 मीटर्स मुझे चलना पड़ेगा। अब कंफ्यूजन ये कि सर मुझे 5 सेंटीमीटर चलना है
तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो 5 ही चला देते हैं तो 5 बचेगा ना। वो एक्चुअल में जो डिस्टेंस काउंट हो रही है वो इमेज और ऑब्जेक्ट की काउंट हो रही है। लेट सपोज मैं आपको बताता हूं कि किस हिसाब से क्वेश्चन इसमें मतलब पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछा कैसे जा सकता है। कहता है अ मैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर। ओके, ये वाला ओरिजिनल मैन था, ओरिजिनल ओ बना दिया मैंने। ओके, कहता है एज शो इन फिगर आप देख सकते हैं। हाउ फॉर मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। अपनी इमेज से 5 मीटर दूर हो, तो इमेज से 5 मीटर दूर होने के लिए इन दोनों को 2.5 मिरर से दूर होना पड़ेगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले भी हमें एक चीज सीखनी है, जरा ये भी समझ लीजिए। चलो एक आध क्वेश्चन भी करते जाएं, फिर इसके बाद सीखते जाएंगे बीच बीच में जैसे चीजें मिलती जाएंगी। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। कहता है द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, मतलब असर्शन रीजन कैसे बन सकते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर एंड इट लाइज आउटसाइड ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर। मतलब कि मान लो कोई प्लेन मिरर है हमारे पास, क्या है, प्लेन मिरर। देखो जरा, अगर मान लो ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, कोई भी प्लेन मिरर ले लेते हैं। ये कोई मिरर लिया मैंने, प्लेन नहीं, मैंने स्फेरिकल मिरर लिया। अब ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, इसको मैं पेंट कर दूं नहीं तो मिरर नहीं रह जाएगा। अब क्या कहता है। कहता है द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर एंड लाइज आउटसाइड ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है कि इस सरफेस का पार्ट नहीं होता, बल्कि सरफेस से बाहर की तरफ ये क्या करता है, लाई करता है या रहता है। रीजन देखो क्या कहता है। कहता है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of the spherical mirror is not a part of sphere having a center। अरे ये तो बहुत ही महा गलत हो गया भाई। कहता है ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस स्फेरिकल मिरर का पार्ट नहीं है। तो बताइए इस बात पे कौन भरोसा करेगा, कोई भरोसा नहीं करेगा, है ना। तो हमारे पास असर्शन तो क्या हो गया, ट्रू हो गया, और रीजन हमारे लिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब अगर ये हमें आंसर मिल गया है तो हमारे पास पहला और दूसरा ऑप्शन टिक करने या सोचने या पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड की तरफ। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन के तौर पे इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, देखिए आपको एक इमेज दिख रही होगी छोटी सी, क्या है इमेज में, इसमें लिखा हुआ है अ पाथ ऑफ। देखिए ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा साइज हम बढ़ा देते हैं इसका, और इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, फिर इसके बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे, आंसर करेंगे। ठीक है, क्या कहता है, द पार्ट ऑफ लाइट इज अल्टर्ड व्हेन इट मूव फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। दिस फिनोमेना इज नोन एज लाइट रिफ्रैक्शन। ओके, लिखा है द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम दैट द लाइट पासेस थ्रू द डिटरमाइंस हाउ द लाइट विल बेंड। मतलब जो हमारे पास डेंसिटी होती है इसी की वजह से हम ये पता कर पाते हैं कि कैसे लाइट बेंड हो रही है। फिर क्या कहता है, फ्रॉम मीडियम टू मीडियम लाइट ट्रेवल्स एट द वेरिंग स्पीड। अ मीडियम विद अ हायर स्पीड ऑफ लाइट इज ऑप्टिकली रेयरर, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। एंड वेयर एज मीडियम, अब मीडियम के बाद देखो आपको देखनी पड़ेगी इमेज नंबर 2। ठीक है, देखिए इमेज नंबर 2 क्या कहता है, यहां तक की चीज समझ में आ गई ना। चलो इमेज नंबर 2 क्या कहता है, विद लोअर स्पीड ऑफ लाइट इज ऑप्टिकली डेंसर। क्यों, क्योंकि इसमें क्या रहता है, इसमें स्पीड कम रहती है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहती है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज इंस्टेड ऑफ इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज। ध्यान रखो ये इंफॉर्मेशन भी दे रही है, वेवलेंथ चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 1 मार्क आ चुका है कई बार कि अगर लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे में एंटर करती है तो क्या उसमें चेंजमेंट होता है, ओनली फ्रीक्वेंसी चेंजेस और कुछ नहीं। ठीक है, किसी भी कलर की हो। इट कम टू द कंक्लूजन दैट द प्राइमरी कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन लाइट स्पीड। मतलब जो रिफ्रैक्शन का जो प्राइमरी कॉज है वो क्या है, लाइट की स्पीड में चेंज हो। तो ये तो हो गया केस, क्या था केस, कि एक लाइट रे है, वो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड करती है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर रेयरर है तो उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, डेंसर है तो स्पीड कम रहेगी। और उसने बताया कि प्राइमरी जो कॉज है वो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। अब इसके भी आप पे देखिए 3 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे इसी इमेज में। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, हाउ डू लाइट रे बेंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज
why they pass through glass from when they pass through glass from air। तो देखो जरा इमेज सर पहली वाली लगाइएगा, इसके पहले वाली देखिए इस इमेज में आपको क्या दिख रहा होगा कि जो दूसरा वाला है ना, जब रेयरर से डेंसर जा रही तो बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल हो रही है, और जब रेयरर से, देखो इधर देखो, जब डेंसर से रेयरर जा रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है ना। और क्वेश्चन यही तो कह रहा है व्हेन दे पास थ्रू ग्लास फ्रॉम एयर, मतलब डेंसर से एयर में जाएगा तो क्या हो जाएगी लाइट, इट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अब केस बेस्ड है, पढ़ना है, करना है, क्योंकि तभी आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओगे एक्यूरेटली कि इस चैप्टर से किस टाइप के केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कहता है, कहता है व्हाट हैपेंस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। अभी अभी मैंने डिस्कस कराया कि देयर इज नो चेंजमेंट इन द फ्रीक्वेंसी व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम, देयर इज चेंजमेंट ऑफ ओनली वेवलेंथ, और वेवलेंथ की वजह से ही ये बेंट होती है और स्पीड भी चेंजमेंट होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या कहता है, सी कहता है एट व्हाट एंगल द रे ऑफ लाइट हिट्स द बाउंड्री ऑफ मीडियम बी सो दैट नो बेंडिंग एज लाइट अकर्स। मतलब कि मान लो ये हमारे पास क्या है, एक मीडियम है, ओके, और अब बताओ किस एंगल पे इस लाइट को हिट करना चाहिए नॉर्मल के साथ, कौन सा एंगल होगा इंसिडेंट जिसमें भी किसी भी तरह का कोई रिफ्रैक्शन फिनोमेना फॉलो नहीं है, तो वो है हमारे पास क्या, 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। अगर मैं लाइट रे को नॉर्मली क्या करता हूं, इंसिडेंट कराता हूं, मतलब नॉर्मल के साथ, तो किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा, ये आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। देखो इसके एक और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सी कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द स्पीड व्हेन लाइट ट्रेवल्स थ्रू ग्लास इनटू द वाटर। तो अब ये बताओ कौन ज्यादा डेंसर, ग्लास की वाटर? ऑफ कोर्स ग्लास। तो जो वाटर होगा वो एज अ रेयरर मीडियम वर्क करेगा रिस्पेक्ट टू द ग्लास। ओके, हाउ डू द बॉटम ऑफ द पोल फिल्ड विद द वाटर, पूल फिल्ड विद द वाटर अपीयर्स ड्यू टू द लाइट रिफ्रैक्शन। दूसरा क्वेश्चन है शायद, हाउ डू द बॉटम ऑफ अ पूल फिल्ड विद, बेटा ये अपीयर्स करता है कैसा, थोड़ा सा मतलब डेप्थ की अगर बात करें तो हमें कम डेप्थ दिखाई देती है। जो पूल होता है ना, अगर उसमें पानी भरा हुआ है तो रिफ्रैक्शन के कारण ही वो पूल हमें क्या दिखाई देगा, कम डेप्थ में दिखाई देगा। ओके, जैसे किसी कॉइन को अगर हम लोग पानी में फेंकते हैं तो वो पानी में से थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। जैसे किसी पेंसिल को अगर पानी में डिप करते हैं तो पेंसिल थोड़ी सी उठी हुई है, दूसरे रास्ते से दिखाई देती है। ओके, उसको शिफ्ट बोलते हैं। ये हम सब ने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, इसके सारी क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, तो आई होप कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर आप ये पहली बार देख रहे हो मुझे, तो फटाफट जाके उन वीडियोस को देखो और एनालाइज करो। ठीक है, कंटेंट को समझो और फिर इसके बाद इसको देखो। चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके सर, तो अप्लाई द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये केस बेस्ड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इमेज होगी, ये भी एक इमेज होगी छोटी सी, मेरे बगल में आपको दिख रही होगी। क्या कहता है, कहता है स्टूडेंट held a mirror in his hand and pointed the mirror's refractive surface towards the sun। मतलब मिरर को पकड़ता है हाथ में और सन की तरफ पॉइंट करता है। फिर क्या होगा, द होल्डिंग ऑफ द पीस ऑफ पेपर क्लोज टू द मिरर, फिर वो पीस ऑफ पेपर को मिरर के पास लेके आता है। ठीक है फिर क्या होता है, फिर होता है, एक मिनट जरा, ओके, डायरेक्टेड रिफ्लेक्टेड लाइट देयर लिखा है विल, लगता है किसी का फोन आ रहा है, सुमित तिवारी जी का फोन आ रहा है। सुमित तिवारी जी, थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा। डायरेक्टेड रिफ्लेक्टेड लाइट हियर लिखा है विल दिस एक्टिविटी इनेबल हिम टू कैलकुलेट द मिरर्स अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ। अच्छा ये बताओ, ट्रूली बताइएगा कि आप में से कितने लोग आज तक लैब गए हो अपने स्कूल की। आई होप मोस्टली 60% स्टूडेंट लैब गया होगा। अगर नहीं गया तो थोड़ा सा वेट करिए, एक दो दिन में मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। ठीक है, लैब अगर गए होंगे तो आपको फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, या कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव लेंस, ये जरूर कराए गए होंगे एक्सपेरिमेंट, जो आपके लैब मैनुअल में 1 बाय 1 लिखे होंगे। ठीक है, तो सिर्फ उनको लिखना नहीं था कि छाप लिया किसी दूसरी फाइल से, उनको करना भी था, एक्सपेरिमेंट थे। तो कहता है क्या इस एक्सपेरिमेंट से हम फोकल लेंथ डिटरमाइन कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे भाई, बिल्कुल सही सी बात है। देखो क्या लिखा है, कहता है गिव एन एक्सप्लेनेशन एंड अ रे डायग्राम टू सपोर्ट योर रिस्पॉन्स इन दिस सिचुएशन।
ठीक है, तो चलो हम लोग पहले इसी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं कह रहा हूं कि सर ये इमेज हटा दीजिए, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में जब आएंगे तो फिर इसी को लगा दीजिएगा। चलिए देखो, एक ऑप्टिकल बेंच होती है, शायद आपने देखा हो ऑप्टिकल बेंच। नहीं देखा तो मैं आपको बहुत ही जल्द आपको एक शॉर्ट दूंगा जिसमें ऑप्टिकल बेंच और कैसे फोकल लेंथ फाइंड करेंगे ये दिखा दूंगा। तो मान लो ये आपने मिरर पकड़ रखा हुआ है, एक मिरर पकड़ रखा हुआ है, ठीक है, और आप ये है सन की तरफ पॉइंट आउट करके एक आपने स्क्रीन लगा दी। क्या लगा दी? स्क्रीन लगा दी, ठीक है। तो सन की एक छोटी सी पॉइंटेड इमेज यहां पर दिखेगी क्योंकि लाइट आ रही है। लाइट आ रही है कि नहीं आ रही? और मिरर कौन सा था हमारे पास? कोई भी एक मिरर ले लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मैं कॉनकेव की बात करता हूं, कॉनकेव की बात करता हूं, तो कॉनकेव कैसा होता है? कन्वर्जिंग। क्या करता है? कन्वर्ज करता है लाइट को। और कहां कन्वर्ज करता है? इनफाइनाइट वाले ऑब्जेक्ट को फोकस में कन्वर्ज करता है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जैसे ही ये इसको क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा, तो ये सारी रेज कहां कन्वर्ज करके दे देगा? फोकस में। जितनी भी रे आ रही होंगी वो सब कहां पर दे देगा? फोकस में दे देगा कन्वर्ज करके। तो जो भी डिस्टेंस मिरर की और इस इमेज की होगी, सॉरी इस स्क्रीन की होगी, वो डिस्टेंस हो जाएगी v की, कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो सन है उसकी डिस्टेंस तो पता ही है, इनफाइनाइट हम लोग को लेट करना है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से, पहला केस। तो दूसरी तरीके से क्या फाइंड कर सकते हैं? हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, कोई दूरी पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो ऑलवेज फोकस में बनेगी, चाहे वो मिरर हो और चाहे वो लेंस हो। तो कोई डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को अगर फोकस कर रहे हैं स्क्रीन पे, तो ध्यान रखिए कि जहां पर शार्प इमेज मिल जाए वही उसका क्या होगा? फोकस होगा। क्यों? क्योंकि जो इनफाइनाइट का ऑब्जेक्ट है वही फोकस में इमेज बना रहा है। आपको ये बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए क्योंकि हम लोग इसके केसेस पढ़ चुके हैं। तो जो डिस्टेंस इस मिरर की और इस स्क्रीन की होगी, शार्प इमेज जिसमें मिले, वही होगा उसका क्या? फोकल लेंथ। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया बात है। और अगर ये हमारे पास कॉनकेव है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और अगर कॉन्वेक्स है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आई होप कि ये आप लोग एक्टिविटी लिख लेंगे। आपकी एनसीईआरटी में ये एक्टिविटी दी हुई है ऑप्टिकल बेंच की, ठीक है। जरा गौर से उसको पढ़िएगा, लाइन वाइज लाइन। सॉरी, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार सर फिर से इसी इमेज को लगा दीजिए। देखो यार, दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है? कहता है कि illustrate the refraction through the rectangular glass slab, create a ray diagram, how are incident and emergent ray related। तो आप सभी को एक क्वेश्चन पढ़ते ही मुस्कुराना चाहिए क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। चलो सर जरा हटाओ तो इस इमेज को, देखते हैं कि कैसे भाई रिफ्रैक्शन होता है इस ग्लास ब्लॉक में। हटा दिया सर। मान लीजिए ये हमारे पास ग्लास ब्लॉक है कोई ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। हो गया? ओके, बहुत बढ़िया बात है। कोई रे इंसिडेंट कर रही है, पहले रेयरर मीडियम से जाएगी डेंसर में, फिर डेंसर से जाएगी रेयरर में। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन का जवाब दो। अच्छा फिर मान लो मैंने यहां पर कोई प्लेन मिरर लगा दिया तो क्या होगा? ये लाइट वापस से इसी पाथ में निकल जाएगी और इस फिनोमेना क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, बताओ कमेंट करके बताइए कि इस फिनोमेना को, अगर मैं इसी फिनोमेना में यहां पर एक ग्लास लगा दूं जिससे कि ये इमर्जेंट रे परपेंडिकुलर इसमें पड़ रही हो, तो ये लाइट वापस से उसी पाथ में वापस चली जाएगी, तो इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? कमेंट करके बताइएगा, मैं वेट करूंगा। फिलहाल तो इंसिडेंट रे ये है, तो नॉर्मल हमें कुछ इस तरह से मिलेगा और इसका नॉर्मल हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। नॉर्मल नहीं मिलेगा भाई, कठिन मिलेगा। और ये इमर्जेंट रे है, अगर ये बेंट ना होती तो कुछ इस तरह से निकल जाती। तो इन दोनों के जो बीच का शिफ्ट है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आप सबको पता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको भी बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इसको भी बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। और रिलेटेड कैसे हैं ये ऑलरेडी बना चुके हैं। ये राइट डायग्राम, ये रिलेशन चैप्टर का ये क्वेश्चन खत्म। समझ में आया कि है? चलो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि सेशन एंजॉय कर रहे होंगे। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मोस्टली, ठीक है, जिससे आप थोड़ा सा दिमाग चलाओ, पेन चलाओ, सब कुछ चलाओ। चलो एक असर्शन क्वेश्चन है। क्या है असर्शन में? लिखा हुआ अ प्रिज्म इन द एयर
एक प्रिज्म है जो हवा में है, शो दैट टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंट, दो एंगल ऑफ इंसिडेंट, अरे वाह। तो टू एंगल ऑफ इंसिडेंट का मतलब कि लाइट आ रही है वापस जा भी रही है उसी प्रिज्म से, ओके। हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन, ठीक है, असाइड फ्रॉम द मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के अलावा। रीजन क्या लिखा है, इन प्रिज्म सस्पेंडेड इन एयर अ रे इज स्ट्राइक टू द सेकंड सरफेस एंड एग्जिस्ट थ्रू द फर्स्ट। अगर मान लो कोई रे है प्रिज्म में पड़ती है, ठीक है, कोई रे प्रिज्म में पड़ी और प्रिज्म पे डेविएट होके कुछ इस तरह से, मान लो कोई एक और प्रिज्म है और इसमें जब पड़ी तो वापस से क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट तो सेम होगा इस केस में। लेकिन देखो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। लेकिन वो ऐसा तो बोल नहीं रहा कि दो प्रिज्म है, कहता है प्रिज्म तो एक ही है, और अगर एक ही प्रिज्म है तो ये जो हमारे पास फिनोमेना हो गया ना, ये उसी फिनोमेना से रिलेटेड है जिससे ये लाइट आ रही थी और क्या हो जा रही थी, टकराने के बाद वापस से बैक चली जा रही थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? और इस फिनोमेना को तो ऑलरेडी मैंने पूछ रखा है कि भाई आपने ही बताना है कि कौन सा फिनोमेना है, ठीक है, तो मैं नहीं बताने वाला, ठीक। कहिए तो मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, लाइट आई टकराई फिर वापस चली गई, ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा फिनोमेना होगा। खैर फिलहाल तो बात करते हैं इस असर्शन और रीजन की। प्रिज्म है एयर में है और इसके बाद इंसिडेंट इन द सेम मैग्नीट्यूड, और रीजन दिया है इन प्रिज्म सस्पेंडेड इन एयर अ रे स्ट्राइक द सेकंड सरफेस एंड एग्जिस्ट थ्रू द फर्स्ट। सिंपल सी बात है, असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, फिनोमेना आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं आपको आंसर इसलिए बता रहा हूं कि ये दोनों ट्रू है क्योंकि ऐसा पॉसिबल है और सिर्फ एक केस में, और वो केस है ये, ठीक है। चलो मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। अब आगे एक क्वेश्चन मुझे आपको बताना है, अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपसे कि फोकल लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। तो जब फोकल लेंथ फाइंड किया जाता है ना, तो एक्चुअल में क्या होता है कि एक ऑप्टिकल बेंच होती है। कैसी ऑप्टिकल बेंच होती है, कुछ इस तरह की समझ लीजिए कि हमारे पास मेजरिंग एक डिवाइस होती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल बेंच, ओके। इसमें स्टैंड होते हैं, इसमें लगा होता है होल्डर जो कि मिरर होल्डर होते हैं, मिरर होल्डर, ओके। और यहां पर हम लोग निडल्स प्लेस करते हैं जो कि ऑब्जेक्ट और इमेज का वर्क करती हैं, कुछ इस तरह से। यहां पर निडल्स प्लेस करते हैं जो ऑब्जेक्ट और इमेज का वर्क करती है, और इनकी कुछ डिस्टेंसेस होती हैं। यहां पर फर्दर कुछ डिस्टेंस रहता है, लगभग 100 कॉलम की कोई ऑप्टिकल बेंच होती है, कोई 150 की होती है, कोई 200 कॉलम्स की होती है। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है ऑप्टिकल बेंच का टू फाइंड द फोकल लेंथ और फोकल लेंथ ऑफ लेंस और मिरर, तो जब हम लोग करते हैं तो एक क्या बनता है, ग्राफ बनाया जाता है। कैसे ग्राफ बनाया जाता है भाई, आप मान लीजिए इसमें से हमने इसको मान लिया कि ये है हमारे पास U है, ये मान लेते हैं हम लोग V है, क्या है V है, और ये क्या है U। तो सबसे पहले तो हम इस लेंस को या मिरर को किसी एक जगह फिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं किसी एक डिस्टेंस पे, ओके। और इसके बाद इस लेंस से डिस्टेंस ऑफ V हमें पता चल जाता है, और ये पता चल जाता है डिस्टेंस ऑफ U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल जाता है, ठीक है। तो लेंस की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट, और जबकि U और V को हम लोग पहले U को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो बार बार हमें क्या मिलता है, एक रीडिंग मिलती है कि अगर हम U को इतना शिफ्ट कर रहे हैं तो V को इतना शिफ्ट करने पर इमेज शार्प बन रही है, या U को हम कुछ इतना आगे बढ़ा रहे हैं तो V को इतना आगे बढ़ाना पड़ेगा तो कुछ इतना शार्प इमेज मिल रहा है। एक्सपेरिमेंट टेबल बनती है, उसमें लिखा जाता है। इसके बाद हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग जरा देखिए, मान लो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, तो ग्राफ कैसे बनता है जरा ये समझ लीजिए। मान लीजिए हमें कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा। अगर लेंस का ग्राफ बनता है तो कैसा बनेगा जरा समझिए। ये कार्टेशियन प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये हो गया हमारे पास कैसी, पॉजिटिव वैल्यू। ये कैसी वैल्यू हो गई हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू हो गई दोनों तरफ। यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई। अगर मुझे अब क्या करना है, मुझे अगर लेंस का बनाना है, कॉन्वेक्स लेंस का बनाना है, तो कॉन्वेक्स लेंस में देखो एफ भी पॉजिटिव होता है, यू भी पॉजिटिव होता है, और वी तो नेचर केवल बताता है, मतलब दो चीजें पॉजिटिव हो गई। मतलब अब हमें जो उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा वो हमें कार्टेशियन प्लेन के इस रीजन में बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव रीजन में बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, पक्का।
लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में क्या फोकल लेंथ भी नेगेटिव, यू भी नेगेटिव और वी तो मान लो नेगेटिव है ही। बात समझ में आई? ओके, तो हमें जो ग्राफ बनाएगा इस कार्टेशियन प्लेन में, तो किस कॉर्नर में बनाना पड़ेगा? देखो ये कार्टेशियन प्लेन, तो इधर बनाना पड़ेगा ग्राफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो ग्राफ जो कुछ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, अगर आपने एक्यूरेटली मेजरमेंट लिया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास u, क्या होता है? u, ये होती है हमारे पास v, ये वो क्या एक्स वाई एक्सिस है ये, ठीक है। ये वो नहीं काम चलेगा, ये वो से। और एक पॉइंट कॉमन होता है जहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल होती है कुछ इस पॉइंट पे, ठीक है। और ये मैंने प्लेस कर दिया, मान लो पॉइंट A है, और यहां पर लिख दिया मैंने 2f, ठीक है। मतलब एब्सिसा भी 2f है और ऑर्डिनेट भी 2f। चलो मैं लिख देता हूं, अब 10th में एब्सिसा और ऑर्डिनेट नहीं बताना पड़ेगा, कॉमा लगा देता हूं, ठीक है। ये ग्राफ को देखिएगा जरा इस ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे, अब कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। ओके, अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? पूछा सकता है कि मान लो कोई ग्राफ दे दिया गया इसी तरह का, बोलेगा कि द इमेज डिस्टेंस डिक्रीजेस एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द इंस्टेंटली। कहता है ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे हम प्रिंसिपल फोकस कहां पर होगा? यहां पर होगा 0 0 पे। जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं किसकी तरफ? मिरर की तरफ। तो जो इमेज है वो क्या हो रही है? वो डिक्रीज हो रही है। इमेज है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है या क्लोज हो रही है? तो बताओ, हम ऑब्जेक्ट को पास अगर ला रहे हैं तो इमेज क्या पास आ रही है? नहीं, दूर जा रही है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे? क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहां पर एक ऐसा पॉइंट है, तो आपसे पूछ सकता है कि कोई एक पॉइंट ए पर जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, यहां पर फोकस लेंथ हम लोग बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? वी भी दिया है एक्चुअल, यू भी दिया है, तो फोकल लेंथ आराम से निकल आ जाएगी, आ जाएगी। तीसरी चीज क्या पूछेगा आपसे? तीसरी चीज बोल सकता है द इमेज डिस्टेंस इंक्रीजेस एज द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द इनफाइनिटी। मतलब कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को इनफाइनाइट से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ ला रहे हैं, तो जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास तो सही हो गया, दूसरा वाला। और उसके पहले वाला बस सही था कि हम एक्यूरेट फोकल लेंथ निकाल सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट को कहां रखें? 2f में रखें। क्यों? 2f इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी कहां बनेगी? 2f में ही बनेगी। तो वहां से फोकल लेंथ हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्यों? 2f आपको पता है ना क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? फोकस बाय 2। सॉरी, फोकस क्या होता है? सॉरी, फोकस इज इक्वल टू रेडियस बाय 2। बहुत देर हो गई है, थक गया लगता है दिमाग, ठीक है। तो आई होप कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोग कर लेंगे। अगर नहीं कर लेंगे तो इसके लिए मैं प्रैक्टिस आपको करा दूंगा किसी नेक्स्ट सेशन में, जो हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि और किस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। सर अप्लाई द सेकेंड इमेज प्लीज। देखिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से किस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, जरा देखिए। कहता है मीडिया दिया हुआ है ए बी सी डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है मीडियम ए का 1.33, मीडियम बी का दिया है 1.44, मीडियम सी का दिया है 1.52 एंड डी का दिया है 1.65। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? देखो सर इमेज को हटाइए। अब देखो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए, उससे ज्यादा बी, फिर बी से ज्यादा सी, सी से ज्यादा डी। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्रम दिया हुआ है जो कंटिन्यूटी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मिनिमम एंड मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसमें होगी? सॉरी, रीजन बताइए। क्वेश्चन सर अप्लाई करिए जरा, देखिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपना क्वेश्चन पढ़ो। कहता है मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट किसमें होगी एंड फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम बी। रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम बी मतलब मीडियम बी नीचे रहेगा, मीडियम 1 ऊपर रहेगा ए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ओके, बहुत बढ़िया बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या देखा? पहले ए की कम है, सबसे ज्यादा किसकी है? डी की, फिर उससे कम किसकी है? बी की, सॉरी सी की, फिर उससे कम किसकी है? बी की, फिर उससे कम किसकी है? ए की। अब ये डिक्रीमेंट वाला हमारे पास चल रहा है और ये इधर से अगर देखेंगे तो इंक्रीमेंट वाला रेशियो चल रहा है। अब बताओ कि स्पीड ऑफ लाइट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है म्यू, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का क्या है? सबसे कम है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का कम है, इसका मतलब वो मीडियम क्या है, ऑप्टिकली रेयरर है ना। और ऑप्टिकली रेयरर है तो स्पीड सबसे ज्यादा मैक्स किसमें होगी, मैक्सिमम जो स्पीड होगी वो किसमें होगी, ए में होगी। ओके, इसके बाद क्या कहता है, सबसे मिनिमम स्पीड किसमें होगी, मिनिमम स्पीड होगी डी में। मिनिमम क्यों होगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा का मतलब वो ज्यादा डेंस होगा तो स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम होगी। लेकिन क्या ये प्रॉपर रीजन है, सर इमेज हटाइए जरा, क्या ये प्रॉपर रीजन है, जरा देखिए क्या है प्रॉपर रीजन भाई म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में वी, है ना। मतलब म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, अगर मैं देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर म्यू ज्यादा होगी, देखो ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली उल्टा, अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। ये आपको लिखना पड़ेगा रीजन में, वैलिड रीजन। और अगर म्यू क्या होगा, म्यू कम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। इनवर्सली का मतलब ये तो होता है उल्टा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और मेरी मेहनत दिख रही होगी, तो इसको कृपया वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखते हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम बी। ए की वैल्यू मैं आपको लिख देता हूं, आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया है, 1.33 आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा, और बी की वैल्यू दिया है 1.44। तो कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए टू मीडियम बी, तो ये मैं कह दूंगा मीडियम ए का हो जाएगा 1.33 और मीडियम 2 का हो जाएगा 1.44। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आंसर आपका मन हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, ना मन हो तो कोई बात नहीं, बता दोगे तो अच्छा ही है ना। चलो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक आध चीज और बता देना चाहता हूं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक ओपन है, तो इसी टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, पहले कंप्लीट करते हैं। आपने पता है कि जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं ना, अपनी अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हाइट में जाएंगे तो एटमॉस्फेयर कम होता जाता है। कम होता जाता है का मतलब वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बनता चला जाएगा, और एक जगह ऐसा आएगा जब खत्म, मीडियम खत्म, एटमॉस्फेयर खत्म। ठीक है, तो जब सनलाइट आती है ना, या मैं कहता हूं स्टार लाइट, स्टार ट्विंकल करते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, आपने पढ़ रखा होगा। तो जब स्टार्स की लाइट आती है ना, तो वो ऑलवेज क्या करती है, बेंट करती है। इसीलिए जो हमें लाइट दिख रही होती है वो बहुत पुरानी दिख रही होती है, जबकि एक्चुअल वो स्टार वहां होता ही नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे वो कम होता जाएगा, ये भी आपको स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रहेगा, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एक और क्वेश्चन दिख रहा होगा, सर जरा अप्लाई करिए एक और नेक्स्ट इमेज। कहते हैं स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन 60 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर बाय कीपिंग द कैंडल फ्लेम एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ द पोल। ओके, बहुत बढ़िया बात है। फिर कहता है विच टाइप ऑफ मिरर शुड बी द स्टूडेंट यूज। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस। ओके, वी दिया है, यू दिया है, तो मैग्निफिकेशन निकल आएगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये भी निकल आएगा। तो विच टाइप ऑफ मिरर, ये निकालने के लिए बहुत बच्चे क्या करेंगे, फोकल लेंथ निकालना शुरू कर देंगे कि वी दिया है, यू दिया है, चलो फोकल लेंथ निकाल के कर लेते हैं ना। थोड़ा सा आगे बढ़ो तो दिया है मैग्निफिकेशन फाइंड करो, तो मैग्निफिकेशन जरा फाइंड करते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है माइनस का v बाई यू। ओके, m इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास, v की वैल्यू कितनी है, जस्ट अ मिनट, v की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 60 सेंटीमीटर, है ना, 60 सेंटीमीटर। ओके, और u की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 15 माइनस का 15 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान दीजिए, एक बात ये ध्यान देना है आपने कि अगर ऑब्जेक्ट की इमेज 60 सेंटीमीटर में बन रही है, जबकि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सर ये बता, हटा दीजिए जरा इमेज। अगर मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया 15 सेंटीमीटर में, ठीक है, और इमेज कहां बन रही है, 60 सेंटीमीटर में, ऐसा कोई कॉन्वेक्स मिरर में कोई केस तो नहीं है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पास में हो और इमेज क्या हो, बहुत दूर हो। ऐसा कोई केस है क्या, कोई केस नहीं है। तो केवल एक ही मिरर हो सकता है, वो है कॉनकेव। ठीक है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट पास रखेंगे और इमेज हमारी दूर बनेगी जाकर के। तो मिरर तो पक्का है कॉनकेव है, और अगर कॉनकेव है तो v की वैल्यू कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है,
तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगा माइनस का 4। आ गया रियल इन्वर्टेड इमेज। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो हमने ये पता कर लिया विच टाइप ऑफ मिरर शुड द स्टूडेंट यूज। तो पहला तरीका मैग्निफिकेशन, लेकिन मैग्निफिकेशन से पहले हमने दिमाग कहां चलाया कि भाई अगर कॉन्वेक्स होता तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम इमेज ज्यादा बड़ी बना ले या दूर बना ले और ऑब्जेक्ट को पास में रखें, जबकि कॉन्केव में ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो मिरर कौन सा है? कॉन्केव है। मैग्निफिकेशन है -4। इसके बाद देखिए क्या कहता है, कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, u की वैल्यू दी हुई है 15 और v की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 सेंटीमीटर। ओके, तो ये v की वैल्यू -60 और माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 15। भाई v माइनस u वही तो निकालेंगे हम लोग, उनके बीच का डिस्टेंस। तो ये हो गया कितना, माइनस का कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर। माइनस साइन लगाएंगे नहीं, डिस्टेंस निकालना है, 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। आगे कहता है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। तो अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आपने पता होना चाहिए कि कहां रखा है 15 सेंटीमीटर में, मतलब कि जो फोकस है वो 15 से कम होगा तभी जाकर के इतनी दूर इमेज बनेगी, है ना। तो ये मान लो मैंने ले लिया सेंटर, ये ले लिया मैंने फोकस, ओके, और 15 मान लो ये ले लिया मैंने, ओके। ये है मान लो कुछ 15 से लेस देन। फोकल लेंथ से पहले क्या, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से होकर निकली फोकस से, दूसरी कहां से फोकस से होकर निकलेगी, कहां पर कट करेगी बियॉन्ड द सेंटर। तो ये बन गया रे डायग्राम। अब आपको लेबल कर देना है कि ये A है, ये B है, तो ये A है, ये B है, खत्म। बताओ कोई टफ टास्क था क्या? बिल्कुल टफ टास्क नहीं था। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन से हम लोग ये सीख जाएंगे कि इस चैप्टर में इस टाइप के अलावा कोई भी दूसरे टाइप के क्वेश्चन नहीं बनने हैं। ठीक है, यही ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में। लिखा हुआ है अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम मैग्नीफाइड इन लार्ज इमेज, रियल एंड इन लार्ज। तो रियल है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3, रियल है ना। चलो ठीक है सर, अप्लाई कर दीजिए क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन की वैल्यू -3। ओके, फिर क्या कहता है, कहता है रियल इमेज ऑफ एन वन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है। फिर क्या कहता है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, वी निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। m इज इक्वल टू माइनस का v बाई यू, मिरर है कि लेंस है, मिरर है। तो m इज इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी है -3, ओके, और ये हो गया माइनस, और v की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं, u की वैल्यू कितनी है हमारे पास -10। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, v की वैल्यू कितनी आ गई -30 आ गई। है सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी। अब ये पूछ सकता है कि तो इमेज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। अब इससे पूछ सकता है फोकल लेंथ क्या है, अब पूछ सकता है नेचर क्या है, तो आप मैग्निफिकेशन के सारा का सारा कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा लेंस फॉर्मूले के क्वेश्चन आ सकते हैं, रे डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है, या कोई अधूरा रे डायग्राम दे देगा, बोलेगा कि बताओ इनमें से, मान लो कहता है कि 4 रे डायग्राम दे दिए कि बताओ इनमें से कौन सा सही है, ये सेंटर दे दिया। ठीक है, ये मान लो मैं कहता हूं कि कौन सा सही है, तो बताओ नहीं जान पाओगे कौन सा सही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होकर निकलेंगे। यह क्वेश्चन आपसे दे सकता है कि कंप्लीट द रे डायग्राम, ये लो अब रे डायग्राम को कंप्लीट करो, ये फोकस है मान लो F1, ये है F2, तो रे डायग्राम आप कंप्लीट कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर लोगे, लेकिन एरो लगाना ना भूलें। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस की वो ये इन तरीकों से है जो मैंने आपको आज बता दी। तो आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, आपने पेशेंस के साथ इस वीडियो को अगर देखा है तो आपने 100% कुछ ना कुछ अच्छा सीखा, और आपको बोर्ड में इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली होगी, और आपकी आधी से ज्यादा टेंशन खत्म। ठीक है, अब बचे जो 1-2 और चैप्टर जो आपको टफ लगते हैं उनके भी सारे के सारे क्वेश्चन करा डालूंगा एक एक करके। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहो, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए।